हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इससे पहले हमने नोडल एनालिसिस देख लिया था और थोड़ा बहुत पोटेंशियल डिफरेंस के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब वो वाला पार्ट करने के बाद हम लोग करेंगे पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इससे क्या होता है ना, अपना सोल्यूशन बहुत ही आसान होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस का। तो ठीक है, अब इस मेथड में क्या है ना, जैसे सबसे बेसिक चीज़ जो मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो हम लोग लास्ट क्लास में भी किए थे, कि किसी भी रेजिस्टेंस के इधर अगर पोटेंशियल VH है और इधर VL है, और हम लोग को पता है करंट किधर से किधर मूव करेगा, तो हाई से लो, तो I जो हो जाएगा वो हो जाएगा VH माइनस VL एंड डिवाइडेड बाई R, वेयर R इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस रजिस्टर। ठीक है, अब ना देखो, हम लोग ना किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल को लिखना स्टार्ट करेंगे। जैसे इस जगह पे ना, अगर एक पर्टिकुलर पोटेंशियल मेरे को गिवन है कि मान लो ये सेल्स ऐसा लगा हुआ है, फिर एक सेल इधर लगा हुआ है, फिर आगे गए तो एक सेल इधर है, फिर आगे गए तो इधर ऐसा करके, ठीक है, ये सेल्स ऐसा लगा हुआ है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल मैं बोलूँ 100 वोल्ट, ये मैं बोल रहा हूँ 10 वोल्ट, ये बोल रहा हूँ 20 वोल्ट, ये बोल रहा हूँ 50 वोल्ट, और ये है अपना 5 वोल्ट। ठीक है, तो एक एक पॉइंट, जैसे यहाँ का हो गया, फिर यहाँ का हुआ, यहाँ का हुआ, और यहाँ का पोटेंशियल मेरे को बताना है। तो पता है कैसे करेंगे, 100 और ये प्लस, क्योंकि बाद का साइन यहाँ पे अगर माइनस प्लस देखें तो मैं अगर इधर जाऊँगा तो पहले प्लस आएगा ना, सॉरी मतलब बाद में प्लस आएगा, तो 100 प्लस 10, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पोटेंशियल हो जाएगा 110। ठीक है, यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा 110। उसके बाद 110, और इसमें क्या है, माइनस साइन आएगा। अगर मैं इधर मूव करूँगा तो बाद में माइनस आ रहा है, तो 110 माइनस 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 90, फिर 90 माइनस 50, तो ये आ जाएगा 40, फिर 40 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 45। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। और एक और, अब जैसे मान लो ना कोई भी सर्किट दिया हुआ रहता है, अगर मैं मान लो ऐसा करके सर्किट ड्रॉ करूँ कि एक रजिस्टर है और यहाँ पे है एक बैटरी, और इस तरफ ये सर्किट कंप्लीटेड है, ये है 2 ओम, ये है 10 वोल्ट। अब देखो, ओम्स लॉ वाला जो फॉर्मूला V=IR लगाओगे तो करंट तो 5 आएगा। इसको एक और मेथड से कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को 0 वोल्ट एज्यूम कर लूँ, खुद से एज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 0 वोल्ट तब तक कंफर्म नहीं जब तक अर्थिंग ना देते। कहीं पे अर्थिंग दे दिया मतलब वो 0 वोल्ट है, अदरवाइज हम यहाँ पे बस एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ भी एज्यूम कर रहे हैं, तो इस जगह पे कितना पोटेंशियल होगा, हम बैटरी को क्रॉस किए और वो भी प्लस करके, तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ का भी क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये तो सिंपल एक कंडक्टिंग वायर है, उसके कारण तो पोटेंशियल ड्रॉप होता नहीं है। और अगर यहाँ 0 माना हो तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब तुम इस रजिस्टर को देखो, इसके लेफ्ट साइड 10 है, राइट साइड 0 है, ये दोनों क्या है, पोटेंशियल। तो करंट किधर से किधर जाता है, हायर टू लोअर, तो हायर टू लोअर मतलब 10 से 0 की तरफ जाएगा, और ये करंट हो जाएगा 10 माइनस 0/2, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। ठीक है, तो ये करंट हम लोग अब ऐसे निकालेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जनरली क्या करना ना कि नीचे वाले को मैं जो एज्यूम करता हूँ उसको 0 वोल्ट मान लूँगा, इस क्वेश्चन में नहीं। इस क्वेश्चन में तो इस जगह का 0 है तो इधर 10 होगा, बाकी सारे क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। और जहाँ पे भी सेल रहेगा ना, तो सेल के थ्रू हम आगे का पोटेंशियल लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे ऐसा पॉइंट है, एक तरफ इधर रेजिस्टेंस है और एक तरफ इधर बैटरी है। ओके, अब मैं यहाँ का अगर बोल दूँ 100 वोल्ट और ये है 20 वोल्ट का बैटरी, तो ना इस 100 वोल्ट से अब मैं इधर की तरफ का पोटेंशियल अभी नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है, ये कितना खा रहा है नहीं खा रहा है वो तो करंट बताएगा ना। तो यहाँ का लिखना अभी पॉसिबल नहीं है विदाउट द वैल्यू ऑफ द करंट एंड रेजिस्टेंस, बट आई कैन राइट द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट, क्योंकि इधर सेल है, सेल के थ्रू हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये 100 है और यहाँ माइनस होगा, तो 100 माइनस 20 आ जाएगा 80 वोल्ट। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे बाकी सारे क्वेश्चंस को। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को ड्रॉ करो और ट्राई करो कि सारे रेजिस्टेंस के थ्रू जितना भी करंट जाएगा वो बताने का। ठीक है, आई होप तुम लोग कर लिए होगे। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे मैं अगर इस पूरे को 0 वोल्ट मान लूँ, तो नीचे तो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो यहाँ का होगा
वही क्या हो जाएगा यहाँ का और वही यहाँ का, क्योंकि ये तीनों 0 वोल्ट विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ का 0 है तो मैं इसके थ्रू तो आगे बढ़ सकता हूँ क्योंकि ये बैटरी है, तो इस जगह का क्या हो जाएगा +4, 0 + 4, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 4 वोल्ट। ठीक है, तो ये 4 आया। अब यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे कितना होगा, ये भी बैटरी है, तो यहाँ से मैं आगे बढ़ जाऊँ तो यहाँ पे हो जाएगा +2, मतलब ये 2। अब ये 4 है तो ये भी 4 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये भी 4 है और ये भी 4 है, ये दोनों ही 4 है। ये 4 है तो क्या मैं यहाँ का लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं बैटरी से इधर आ रहा हूँ। कहीं पे भी रेजिस्टेंस है तो फिर मैं नहीं लिख पाऊँगा, बट इधर से तो लिख सकता हूँ। तो 4 और ये माइनस वाला आएगा, 4 - 2, तो यहाँ का जो पोटेंशियल आ जाएगा दैट वी विल गेट 2 वोल्ट। ठीक है, अब जो रेड से मैं लिखा हूँ सारा, ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है पोटेंशियल उस पर्टिकुलर पॉइंट का। तो करंट हम लोग निकाल सकते हैं। तो करंट के लिए जैसे मान लो इस रेजिस्टेंस के लिए लूँ तो इधर है 4, इधर है 2, तो हायर टू लोअर मतलब ऐसा मूव करेगा 4 से 2, और कितना मूव करेगा तो ड्रॉ कर लो इधर, 4 - 2/2 मतलब 1 एम्पियर। ठीक है, इसमें देखो ये 2 है, ये 0 है, तो हायर टू लोअर 2 से 0 की तरफ कितना मूव करेगा, तो 2 - 0/2, ये भी आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब जंक्शन लॉ लगाते हैं, इधर 1 एम्पियर आया, इधर से 1 एम्पियर आया, तो ये ऊपर की तरफ कितना चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो करंट हम लोग निकाले हैं रेजिस्टेंस के हेल्प से, और फिर जंक्शन लॉ लगा के हम लोग सारा कर दिए, और ये 2 एम्पियर फिर ऊपर जाके इधर 1 और इधर 1, तो ऐसा करके ये सर्किट हुआ है। ठीक है, चलो इसको ड्रॉ करो और इसको सॉल्व करो। आई होप तुम लोग कर लिए होगे। अब मैं करता हूँ यहाँ पे ये 0, ये 0, और यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और इधर से मैं मूव करूँगा तो जब मैं इधर से मूव किया तो ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ पे भी 10 होगा। अब यहाँ पे 10 है तो मैं इसके थ्रू नीचे आ सकता हूँ, तो 10 और ये प्लस होगा 10 + 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14। ठीक है, अब ये 10 है, ये इधर जाऊँगा तो -2, तो इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 10 - 2 8, और बस अब सारा निकल गया। अब जो भी रेजिस्टेंस है उसके थ्रू देख लो, तो इसके थ्रू कितना करंट जाएगा देख लो, यहाँ है 14, यहाँ है 0, तो 14 - 0/2 7 एम्पियर, तो ये आया इधर से 7 एम्पियर। फिर मैं इसके थ्रू देखूंगा तो 10 - 0/2, तो ये आ जाएगा 5 एम्पियर। अच्छा, यहाँ पे ही एक बार ना, जैसे तुमको यहाँ पे ना एक जंक्शन दिख जाएगा, तो जंक्शन लॉ लगा दो कि इधर से आ रहा है 7, इधर से आ रहा है 5, तो इधर आ जाएगा 12। ठीक है, तो ये जो अपना होगा ये हो जाएगा 12 एम्पियर। ओके, अब और रेजिस्टेंस ये वाला है, ये है 8, ये है 0, तो 8 - 0/2, तो उधर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 एम्पियर, ये आ जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो इधर से 12 आ रहा है, इधर से 4, तो इधर जाएगा 16 एम्पियर। अब एक रेजिस्टेंस और बचा हुआ है जो कि है ये ऊपर वाला, ये है 10, ये है 2, तो 10 से 2 की तरफ जाएगा, और कितना जाएगा, तो 10 - 2/2, तो ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो इधर से 4 है, इधर से 16 है, तो बीच वाले इससे जो जाएगा ये आएगा 20 एम्पियर। तो किसी भी वायर से तुमको करंट पूछे तुम आराम से बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन ये दोनों तुम लोग बना लेना, खुद से लिख लो, जो भी आएगा करेक्ट आएगा, मेरे को पता है। ठीक है, यहाँ पे 0 ले लेना, फिर इधर से यहाँ मूव करना, इधर से यहाँ मूव करना, ये ऊपर नीचे ऐसा करके बस कमेंट में बता देना कि हाँ ये बन गया। कॉन्फिडेंट रहना, क्योंकि आंसर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, तो ये 0 0 मान के इन दोनों क्वेश्चंस को लिख लो और सॉल्व कर लेना। अब मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, सेम क्वेश्चन हम लोग ना पिछले वीडियो में किए हैं लूप लॉ से, अब हम दूसरे मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, वही फाइंड द करंट पासिंग थ्रू, ये BD इसके थ्रू निकाले थे, याद है? तो इसको अब दूसरे मेथड से कैसे करें कि अगर मान लो ना, मैं अगर यहाँ पे नोडल एनालिसिस करूँ, इसको 0, इसको 0 और इसको 0, तीनों तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर से मूव किया तो ये 30 आ जाएगा, तो C पॉइंट का पोटेंशियल है 30 वोल्ट। अच्छा, इधर से मूव किया तो ये पॉइंट का कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 30 वोल्ट। अब यार यहाँ का हमको पता है, यहाँ का पता है, यहाँ का पता है, बट इस जगह का ना हम किसी साइड से भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इधर भी रेजिस्टेंस ब्लॉक कर रहा है, इधर भी ब्लॉक कर रहा है, इधर भी ब्लॉक कर रहा है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो अननोन है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना अननोन पोटेंशियल का, तो इसको तुम मानो x, इस पॉइंट का पोटेंशियल को मान लो
x, ठीक है। और कल मैं एक चीज़ बताया था जंक्शन लॉ में, अगर मैं एक जंक्शन में तीनों तरफ करंट जाता हुआ मान लूँ तो तीनों का समेशन 0 होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस बी पॉइंट से तीनों तरफ जाता हुआ मान रहा हूँ। अपने आप कोई ना कोई निगेटिव निकल के आएगा, लेकिन तुमको टेंशन नहीं लेना कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव, मैं गलत क्यों मान रहा हूँ, वो सब कुछ भी नहीं सोचना है। तीनों मतलब यहाँ से जाता हुआ मान लो, तो इधर मान लो गया I1, इधर गया I2 और इधर गया I3, ठीक है। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 जो होगा, क्या वो 0 के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। अब ना I1 निकालते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल है x, यहाँ पे पोटेंशियल है 30 और ये 6 ओम के थ्रू जा रहा है तो अगर मैं इधर माना हूँ तो मैं पक्का x को हायर पोटेंशियल एज्यूम किया हूँ, तो कितना करंट हो जाएगा? x माइनस 30 बाई 6, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेजिस्टेंस। तो x माइनस 30 बाई 6, तो ये जो हो जाएगा x माइनस 30 बाई 6। उसी तरीके से I2 को चेक करो, ये है x, ये है 0, तो x माइनस 0 इधर की तरफ जो जाएगा x माइनस 0 बाई 3, ठीक है। तो x माइनस 0 बाई 3 प्लस इधर की तरफ जो जा रहा होगा, ये है x, ये है 30 और बीच में रेजिस्टेंस है 3, तो x माइनस 30 बाई 3, x माइनस 30 बाई 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, देखो एक इक्वेशन एक अननोन, तो x आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा ना, तो ये शायद 2x आया और ये आ जाएगा 2x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये टोटल है 5x इज इक्वल्स टू 90, तो x आ जाएगा 18 वोल्ट। x मेरा आ गया 18 वोल्ट। अब हमको क्या निकालना है, हमको इसके थ्रू करंट निकालना है ना, तो वो BD ब्रांच को अलग से ड्रॉ कर लो कि अपना जो जिस ब्रांच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो हम लोग को चाहिए वो है BD, ठीक है। और ऊपर जो पोटेंशियल हम x माने थे वो तो 18 वोल्ट आ गया है, और ये कितना है, ये तो 0 वोल्ट हम एज्यूम किए, और बीच में रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, यही तो ब्रांच BD है। अब इसमें करंट निकाल लो, तो कितना आसान तरीके से हो गया, I जो होगा वो 18 माइनस 0 बाई 3, तो करंट थ्रू BD आ जाएगा 6 एम्पियर। और तुम याद करो कि कल के क्लास में भी हम लोग का इसका आंसर लूप लॉ से 6 एम्पियर ही आया था। लूप लॉ से कैसे सॉल्व किए थे, ऐसे I1 माने थे, ऐसे I2 इक्वेशन लिखे थे। एक मेथड ये भी हो गया, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है। और पता है इसका एक तीसरा मेथड भी है, जब मैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाऊँगा ना, तो थर्ड मेथड भी आसान है, ठीक है। तो बट मेरे को सबसे ज़्यादा आसान तो ये सेकंड मेथड ही लगता है, इसमें गलती का चांसेस बहुत ही कम है। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये हुआ, जैसे मान लो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट है, ये क्वेश्चन ना बहुत ही फेमस है, मतलब हर बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, डेटा बदला हुआ रहेगा लेकिन ये ट्राइंगल मतलब ये त्रिकोण शेप में जो ऐसा दिया हुआ है ना, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस तरीके का। तो जैसे मान लो यहाँ पे एक अननोन पोटेंशियल है, और ये जो हो गया ये 20 ओम, ये है 10 ओम और ये है 30 ओम, और ये 6 वोल्ट 10 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है। अब हमको ए का पोटेंशियल बताना है और सारे रजिस्टर में करंट बताना है। तो मैं फिर से क्या करूँगा, मैं फिर से इसको ना x मान लूँगा, ठीक है। जो पोटेंशियल है वो x मान लिए, और जब भी ऐसा केस आए तो तीनों डायरेक्शन में करंट मानो, I1 इधर I2 इधर I3, फिर लगाओ जंक्शन लॉ। तो जंक्शन के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूँ कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब I1 कितना होगा, इधर जाने वाला, तो x माइनस 10 बाई 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 बाई 10 प्लस I2 में इधर माना हूँ, तो ये है x माइनस 6 बाई 20, तो x माइनस 6 बाई 20 प्लस x माइनस 5 बाई 30 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 60 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बनेगा 6x माइनस 60 प्लस ये 3 टाइम्स हो जाएगा तो 3x माइनस 18, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 6x 3x 2x, ये आ गया 11x, ठीक है। और 60
10 70 और ये आ गया 88, तो इधर है 11x, उधर है 88, तो x आ जाएगा 8 वोल्ट्स। देखो कितना आसान मेथड है। अब जैसा कि मेरे को अगर करंट निकालने कोई बोल दे तो मैं वो भी निकाल दूंगा। जैसे इधर जो करंट है ये वाला, ये कितना है, ये 8 है ना, और ये जो है ये 10 वोल्ट है। तो सोचो कि मैं जो I1 एज्यूम किया हूँ ना, या यहीं पे हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं कि मैं I1 जो है वो x माइनस 10/10 है, तो x की जगह 8 पुट करूँ। तो यहाँ अगर 8 मैं पुट करूँगा तो 8 माइनस 10 माइनस 2/10 मतलब माइनस 0.2, तो I1 जो आ जाएगा 8 माइनस 10/10, तो ये आ जाएगा माइनस 0.2 एम्पियर। फिर जो I2 आ जाएगा, ठीक है, I2 जो आ जाएगा वो फिर वहाँ पे पुट कर दो, तो 8 माइनस 6/20, तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर। और I3 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 8 माइनस 5/30, तो ये भी आ जाएगा 0.1 एम्पियर। ओके, तो देखो अपने आप ही क्या आया, एक निगेटिव आ गया और 2 पॉजिटिव। ठीक है, तो निगेटिव का मतलब क्या है कि जो डायरेक्शन हम एज्यूम किए ना उसके उल्टा में वो फ्लो कर रहा होगा, और बाकी ये दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे मान लो ना कि यहाँ कुछ भी करंट फ्लो कर रहा होगा। अब जैसे स्विच को हम क्लोज करेंगे ना, क्वेश्चन यही कि फाइंड द करंट दैट विल पास थ्रू द स्विच व्हेन इट इज़ क्लोज्ड। तो हम इस स्विच को जैसे ही क्लोज किए तो इधर वाला जो पार्ट है वो भी एक्टिव होगा, और अर्थिंग का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट। ठीक है, अब इधर है 20 वोल्ट, इधर है 5 वोल्ट, इधर है 0 वोल्ट, इधर 2 ओम 4 ओम 2 ओम। क्या ये क्वेश्चन बन जाएगा? बिल्कुल सेम टाइप का है, ये बीच में वही तो हो गया ना, इधर करंट और इधर करंट। तो मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ। इक्वेशंस हम लोग लिख लेते हैं, इधर I1 मान लेते हैं, इधर I2 और इधर I3। तो सेम चीज़ मेरे को करना है फिर से, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ठीक है, I1 जो हो जाएगा, अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को x पोटेंशियल मान ले रहा हूँ यहाँ को, ठीक है, उसको तो वो तो एज्यूम करना ही है, तो x माइनस 20/2 प्लस I2 जो हो जाएगा वो होगा x माइनस 5/4 प्लस I3 जो होगा वो होगा x माइनस 0/2 इक्वल टू 0। 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 2x माइनस 40 प्लस x माइनस 5 और 2 से मल्टीप्लाई तो इक्वल टू 2x इक्वल्स टू 0, तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 45। तो x आ गया 9 वोल्ट्स, x आया 9 वोल्ट। तो यार यहाँ पे अगर 9 है, यहाँ पे 0 है और बीच में रेजिस्टेंस 2 ओम है, तो करंट 9 से 0 की तरफ जाएगा। तो जो करंट इधर जाएगा वही तो स्विच के थ्रू फ्लो करेगा। ठीक है, तो सिंपल सा अपना आंसर आ जाएगा कि करंट थ्रू स्विच, करंट थ्रू स्विच निकालो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 0/2, तो इट विल बी इक्वल्स टू 4.5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत लोग का बन भी गया होगा। इस क्वेश्चन को ना मैं होमवर्क दे रहा हूँ और कमेंट में ज़रूर बताना कि कितने लोग का ये बना है। ठीक है, ये यहाँ पे 20 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट, यहाँ -30, यहाँ -50। देयर इज़ अ सेल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। अब हमको बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसका पोटेंशियल हमको निकालना है। थोड़ा सा हिंट में बस मैं दे रहा हूँ कि अगर मैं इसको x मान लूँ ना, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो जाएगा। देखो मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ तो माइनस साइन, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये जो आएगा ये आएगा x माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे -50 है और मैं इधर की तरफ गया तो प्लस, तो -50 प्लस 5, तो ये आ जाएगा -45। ठीक है, अब ये है x और इधर की तरफ जा रहा हूँ तो ये माइनस, तो ये आ जाएगा x माइनस 20। तो अब ना इधर I1 मान लो, इधर I2, इधर I3 और इधर I4, तो चारों को ऐड करके 0 करना है। ठीक है, तो देखो इधर जो करंट जाएगा ना उसके लिए ये वाला रेजिस्टेंस है, हर पाथ में एक रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के दोनों साइड में पोटेंशियल देख लो, तो ये है x माइनस 15 और ये है 20, तो इधर जो करंट जाएगा वो कितना होगा, x माइनस 15 माइनस 20/2। इधर जो जा रहा होगा
वो देखो, अब रेजिस्टेंस तो ये है, तो एक साइड x है, एक साइड -45 है। इधर जो जाएगा, एक साइड x है, एक साइड -30 है, और इधर जो जाएगा तो इस रेजिस्टेंस के इस साइड x -20 और 10 है, तो x -20 - 10/1, तो वो चारों करंट को जोड़ के इक्वल टू 0 करना, तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मेरे ख्याल से आंसर है -5/3 वोल्ट। तो ये भी ज़रूर बताना कि इसका भी आंसर तुम लोग का आ गया था। अब हम लोग यहाँ पे सीरीज़ एंड पैरेलल को ज़रा कवर करते हैं। ठीक है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंस का, वो क्या होता है कि एक स्टार्ट हो, फिर वो जहाँ पे ख़त्म हो वहीं से दूसरा स्टार्ट हो, दूसरा जहाँ ख़त्म हो वहाँ से तीसरा स्टार्ट हो, तो दिस इज़ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सबसे एक ही करंट जाए, मतलब ये बेस्ट मेथड है सीरीज़ पता करने के लिए कि जितने रेजिस्टेंस से एक ही करंट फ्लो कर रहा है, तो ये आई अगर निकला तो ये सबसे सेम फ्लो किया, तो जिससे जिससे सेम फ्लो किया वो सारा ही सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो एक ऐसा कॉम्बिनेशन आ जाए इस तरीके का, इसमें हम तुमको बोले पहचानने सीरीज़ पहचानो, तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज़ में आएगा, क्योंकि इधर जो करंट जाएगा ना उसको इसके थ्रू भी जाना पड़ेगा और इसके थ्रू, तो ये दोनों हो जाएगा सीरीज़ में सबसे पहला। फिर बाद में हम लोग पैरेलल सीरीज़ लगा के सॉल्व करेंगे, लेकिन ये पहचानने का तरीका हुआ कि करंट जाएगा सेम। अब ना मैं तुमको बोलता हूँ कि इसमें एक बार प्लस माइनस करके लूप लॉ लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ से स्टार्ट हो ऊपर की तरफ जाओ वापस यहाँ पे आओ, तो ये लूप लॉ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -IR1 ऊपर गए, -IR2 -IR3 प्लस V इक्वल टू 0, तो V कितने के बराबर हो जाएगा, I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये तीनों मिलके जो इफेक्ट दिखा रहा है इस सर्किट में, वही इफेक्ट अगर एक सिंगल रेजिस्टेंस दिखाए तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कि अगर मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस ले लूँ इसी सर्किट में, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए जो कि है V। ठीक है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस V, और इसको मैं मान रहा हूँ R इक्वेलेंट, ये रेजिस्टेंस जो है वो R इक्वेलेंट है, और सेम इफेक्ट दिखाए, इसका क्या मतलब है कि वो सेम करंट इससे भी निकाले I। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है कि मैं बिल्कुल इन तीनों को हटाया, इसके जगह पे एक लगाया, जो इस बैटरी से ये तीनों मिलके करंट निकाल रहा था वही ये अकेला रेजिस्टेंस सेम बैटरी से सेम करंट निकाला। सो दिस R इक्वेलेंट विल बी द सीरीज इक्वेलेंट ऑफ R1 R2 एंड R3। अब ये निकलेगा कैसे, तो इसमें लूप लॉ लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और इसका अगर इक्वेशन लिखें तो ये आ जाएगा -I इंटू R इक्वेलेंट प्लस V इक्वल टू 0, तो V हो जाएगा I इंटू R इक्वेलेंट। ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब तुम बस इसको और इसको कंपेयर करो, तो V की जगह तो V है, I की जगह I है, और R इक्वेलेंट की जगह आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये R इक्वेलेंट अपना आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई होप ये इक्वेलेंट निकालना हम सीख गए। अब ये बेसिक चीज़ ना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसा मैं याद भी करवा देता, लेकिन ये सब चीज़ ना करने से बहुत बेसिक का चीज़ क्लैरिटी होता है, प्रूफ ये सब देखना चाहिए। उसी तरीके से पैरेलल का अगर मैं करूँ ना, तो पैरेलल को भी मैं सेम तरीके से करने वाला हूँ। यहाँ पे बस हल्का सा एक मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अगर मान लो ना यहाँ पे 0 मान लो, तो ये 0 0 0 0 0 बैटरी को क्रॉस किया तो ये हो गया V, फिर V यहाँ पे आ गया V, तो इस जगह पे मेरे को मिलने वाला है V। ये चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है V। इसका मतलब अगर मैं R1 के लिए सोचूं तो ये भी 0 और V के बीच कनेक्टेड है, R2 के लिए सोचूं तो ये भी 0 और V के बीच कनेक्टेड है, और R3 के लिए सोचूं तो ये भी 0 और V। तो पैरेलल का पहचान कैसे होगा, जब सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ में क्या था, सारे के अक्रॉस या सारे से सेम करंट जब फ्लो करेगा तब वो सीरीज़ में था। ठीक है, अब ना इसका मेरे को R इक्वेलेंट निकालना है, तो मेरे को बताओ ये I1 कितना होगा।
देखो ये इधर V है, इधर है 0 और ये V से 0 की तरफ जा रहा है थ्रू दिस R1। तो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ I1? I1 जो है वो कहाँ से कहाँ गया, V माइनस 0 बाई R1, ठीक है। तो ये आ जाएगा V बाई R1। सिमिलरली इफ़ आई राइट I2 यू विल बी गेटिंग V बाई R2 एंड I3 जो आ जाएगा वो V बाई R3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट गया ये वाला, इसको अगर मैं स्मॉल I बोल रहा हूँ, तो यही करंट तो यहाँ जाके 3 में डिवाइड हुआ, तो क्या हो जाएगा, मैं जंक्शन लॉ से क्या लिख सकता हूँ कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब तीनों को लिखो, ऐड करो, उसमें से V कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आ गया अपना इक्वेशन 1। किसका वैल्यू है ये, I का ये वैल्यू। अब R इक्वेलेंट, तो R इक्वेलेंट का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों को हम हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाएंगे जो कि सेम सर्किट में सेम करंट को फ्लो करवाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना, पैरेलल में गलती होने का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न का चांस है कि यार वो जो रेजिस्टेंस आएगा R इक्वेलेंट उसको लगाएंगे कहाँ पे, तो उसको लगाना है उसी सेम पोटेंशियल डिफरेंस में जिस पे ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ये V और 0 के बीच में कनेक्टेड है ना तीनों, तो वो भी V और 0 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ ऐसा करके, क्योंकि किया तो सेम, बैटरी भी वही था, करंट भी वही था, अब ये तीनों हट के एक सिंगल आ गया। तो इसका जो इक्वेशन लूप लॉ लगा के लिखेंगे वो आएगा V इज इक्वल्स टू I इंटू R इक्वेलेंट। तो यहाँ से I कितना आ जाएगा, क्या मैं V इंटू 1/R इक्वेलेंट इसको लिख सकता हूँ, ये ऐसा। तो ये है इक्वेशन 2। अब बस इसको और इसको कंपेयर करो, V की जगह V दिख रहा है और ये 1/R इक्वेलेंट की जगह ये दिख रहा है। तो वी कैन राइट दैट 1/R इक्वेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो ये अपना दोनों प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं कि इनका प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है, ठीक है। तो वो मैं पहले से लिख के रखा हूँ और वो बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। देखो अगर R R R ऐसा करके n टाइम्स कनेक्टेड है तो इसका R इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, R प्लस R सीरीज़ में कनेक्टेड प्लस R n टाइम्स, तो ये हो जाएगा n इंटू R। अगर यही R R को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर दूँ तो 1/R प्लस 1/R प्लस 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 ये 1/R n टाइम्स, तो ये n/R आएगा और फिर उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये R/n सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तुमको क्या बता रहा हूँ कि सीरीज़ में अगर n टाइम्स एक ही रेजिस्टेंस है तो उसका NR हो जाएगा इक्वेलेंट, और पैरेलल में अगर n टाइम्स एक रेजिस्टेंस है तो R/n हो जाएगा उसका इक्वेलेंट, ठीक है। अब मान लो दो रेजिस्टेंस R1 R2, ये दोनों किस में, ऑब्वियस हमको दिख रहा है पैरेलल, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल A है, यहाँ का B है, ये भी AB के बीच कनेक्टेड है, ये भी AB के बीच। तो इसका R इक्वेलेंट तुम ये याद रखना, किसी भी दो रेजिस्टेंस का पैरेलल सॉल्व करना है ना, तो वैसे 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल्स टू 1/R इक्वेलेंट, ये थोड़ा टाइम लग जाएगा, आया उसी से, यहाँ पे एलसीएम ले लो तो ये R1 R2 आएगा, इधर होगा R2 प्लस R1 और ये 1/R इक्वेलेंट, और फिर R इक्वेलेंट को ऊपर रेसिप्रोकल ले लो तो ये कितना आ जाएगा, R1 R2/R1 प्लस R2। तो कभी भी दो रेजिस्टेंस का तुमको पैरेलल इक्वेलेंट निकालना है तो फॉर्मूला हम लोग ये लगा देंगे, ठीक है, R1 R2/R1 प्लस R2। फिर एक प्रॉपर्टी देखो कि पैरेलल में पता है क्या होता है कि अगर हम 10 ओम और 3 ओम इन दोनों का पैरेलल निकालेंगे ना, तो इसका जो इक्वेलेंट आएगा ना वो इन दोनों से जो सबसे छोटा है उससे भी कम आएगा। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि द R इक्वेलेंट विल बी लेस देन इवन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पैरेलल रेजिस्टर्स। तो ये 10 ओम है, ये 3 ओम है ना, तो 3 ओम से भी कम आ जाएगा। तुम सॉल्व करके देख लो, 10 इंटू 3 बाई 10 प्लस 3, तो 30/13, 30/13 जो होगा वो 3 से कम है। तुम देख लो, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो पता है ये ना एक प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा सा रेजिस्टेंस ऐसे है, ठीक है, ये मान लो हो गया 1000 ओम का। अब यार हमको इसको कम करना है, तो कैसे कम करें, तो इसके पैरेलल में ना अगर तुम 1 ओम भी लगा दो
पहले ये 1000 ओम का पावर का था, अब इसका इक्विवेलेंट ना 1 से भी कम हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मिनिमम 1 है, तो मिनिमम से भी कम हो जाता है पैरेलल। तो वही मैं यहाँ पे तुमको सॉल्व करके दिखाया हूँ। तो 1000 इंटू 1/1000 प्लस 1, तो 1000/1001, और ये वैल्यू 1 से छोटा है। तो देखो कितना बड़ा इसका यूज़ हो रहा है कि जो चीज़ 1000 ओम का था वो 1 से भी छोटा हो गया, बस एक काम करने से कि 1 ओम को हम एक पैरेलल में लगा दिए। अगर इसको मेरे को 0.1 ओम से भी छोटा करना है तो इसके पैरेलल में 0.1 ओम लगा दो, तो इसका इक्विवेलेंट 0.1 से भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट करके इसको लिख लो स्टार मार करके कि पैरेलल केस में क्या हो रहा है कि आर इक्विवेलेंट विल ऑलवेज बी लेस देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। मतलब अगर मान लो कि मैं एक 1000 ले रहा हूँ, एक लिया 10,000 और एक ले रहा हूँ 2 ओम, तो इन सब से छोटा होगा आर इक्विवेलेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 ओम से भी छोटा होगा, 1000 से भी और 10,000 से भी। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सारे रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है उनके वैल्यू से कम होता है। और सीरीज़ में क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब जितने रेजिस्टेंस रहेंगे उसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा आ जाएगा सीरीज़ का इक्विवेलेंट, क्योंकि सब तो जुड़ रहा है ना। अगर मैं 2, 3, 4 को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 9 ओम। तो 9 तो 2 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, तो ये सीरीज़ में हो जाता है। आर इक्विवेलेंट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो आई होप ये चीज़ और ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना 2 ओम के लिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन पैरेलल सर्किट्स। कई बार मान लो इधर से करंट आ रहा है, अब 3 रास्ता दे दिए, अब कैसे निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि मेरे को क्या पता है ना कि अगर हम V = IR लगाएं, और अभी हम तुमको पढ़ाएं कि पैरेलल सर्किट्स में क्या होता है, V जो होता है डेल्टा V, वो तीनों का जो होगा, तीनों क्या जितना भी कनेक्टेड है पैरेलल में, सारा रेजिस्टेंस का डेल्टा V क्या हो जाएगा, सेम होगा, बराबर होगा। मैं वो बोलना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं I लिखूँ तो इसको मैं अगर V/R लिख रहा हूँ, अब V जो है वो सबके लिए सेम है, V को कांस्टेंट मान लूँ तो I हो जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब ये अपने काम का फॉर्मूला बनने वाला है ये चीज़। तो इससे हम क्या सीखें कि R जितना छोटा होगा करंट उतना ज़्यादा होगा। मतलब जिस रास्ते में जितना कम रेजिस्टेंस उसके थ्रू उतना ज़्यादा करंट जाएगा। एंड ये लॉजिकल भी है, बिल्कुल लॉजिकल है। और जिस रास्ते में जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसके थ्रू करंट क्या होगा, बहुत ही कम जाएगा। ठीक है, अब ना इसका एक्चुअल मेथड पे आते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जैसे मान लो इधर गया I1, इधर गया I2 और इधर गया I3। तो I1 के इसको हम लोग रेशियो में, देखो ये वाला रेशियो लिखना है, तो हम लोग तीनों का कैसे लिखेंगे। तो I1 = I2 = I3 जो होगा वो होगा 1/R1 = 1/R2 = 1/R3। अब तुमको समझ नहीं आया कि ये मैं किया क्या हूँ। ये सिंपल सा चीज़ मैं क्या किया हूँ कि उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 3 चीज़ का इन्वर्सली हम लोग ऐसा करके लिखते हैं। ठीक है, ये तुमको क्वेश्चन में क्लियर होगा। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करता हूँ कि इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर 1 ओम, इधर 2 ओम, इधर 3 ओम, तो कितना कितना करंट जाएगा। तो I1, I2, I3 तो मैं मान लिया हूँ। अब मैं लिखूँगा I1 = I2 = I3 इक्वल टू, अब I1 जा रहा है 1 से तो 1/1, I2 जा रहा है 2 से तो 1/2 और I3 जा रहा है 3 से तो 1/3। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको ना एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा राइट साइड में तीनों को, जिससे ये ना एक मतलब इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा 6 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आएगा 6, और ये हाफ इंटू 6 3 होगा, और 1/3 इंटू 6 हो जाएगा 2। तो इनका रेशियो तुम ध्यान से देखो 6, 3, 2। मतलब ये ना एक तरीके का रेशियो बता रहा है कि ये 6 पार्ट ले लिया, ये 3 पार्ट लिया और ये 2 पार्ट। तो ऊपर वाले से गया है 6 पार्ट का, मैं बात कर रहा हूँ करंट का बात नहीं, इससे गया 3 पार्ट और इससे 2 पार्ट। तो टोटल कितना पार्ट हुआ होगा, 11 इक्वल पार्ट हुआ अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं। तो ये 5 एम्पियर का ना अगर मैं 11 बराबर टुकड़ा करता तो उसका 6 टुकड़ा ना इसके थ्रू जाता, और 3 जाता इसके थ्रू और 2 जाता इसके थ्रू। तो I1 कितना होगा, सोचो, दिमाग लगाओ। I1 जो होगा वो होगा 6 टाइम्स। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो कि I1 के सामने जो आ रहा है
I1 के सामने कौन आया 6, और भाई टोटल कितना टुकड़ा है 11, तो 6/11 इंटू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट 5, तो 6/11 इंटू 5 मतलब 30/11 एम्पियर जो होगा वो I1 होगा। ठीक है, क्या किया मैं, I2 जो होगा उसके सामने 3 है ना, 3 बाई टोटल टुकड़ा 11 इंटू एक्चुअल 5, तो यह आ जाएगा 15/11 एम्पियर। और उसी तरीके से अगर मैं I3 बोलूँ तो 2/11 इंटू 5, तो यह आ जाएगा 10/11 एम्पियर। ठीक है, अगर ये समझ आया तो इसको ट्राई करो, ये 2 एम्पियर आ रहा है, ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग कर लिए होगे। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, ये क्या हो जाएगा 1/5 = 1/3 = 1/2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ जिससे ये सब क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा। तो किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 30 से, 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 30 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 6 आएगा, ये 10 आएगा और ये 15 आएगा। इसका मतलब पहले इनको जोड़ो, 15 × 6 = 25, 15 × 10 = 25 और 6 = 31। तो 31 टुकड़ा अगर करूँगा तो उसका 6 टुकड़ा जाएगा I1 के पास। तो I1 का वैल्यू क्या होगा 6/31, मतलब 31 में से 6 टुकड़ा किसका 2 एम्पियर का, तो आ जाएगा 12/31 एम्पियर। उसी तरीके से I2 लिख लो, तो I2 आ जाएगा 10/31 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 20/31 एम्पियर। और जो I3 होगा वो आ जाएगा 15/31 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 30/31 एम्पियर। ओके, ये क्लियर है। यहाँ पे जैसे मान लो एक करंट आई जा रहा है और इसमें हमको बताना है कि कितना कितना करंट जाएगा। तो ये फॉर्मूला ना बहुत ही आसान होता है, इसको याद कर लो। ये सेम तरीके से प्रूफ होगा। जैसे तुमको R1 के थ्रू निकालना है ना, जब तुमको करंट निकालना है R1 के थ्रू, तो ऊपर में R2 रखो, तो ऊपर में हो जाएगा R2 और नीचे टोटल रेजिस्टेंस R1 + R2 इंटू करंट I। और जब तुमको R2 के थ्रू निकालना है तो ऊपर में R1 रखो, ठीक है, रिवर्स, तो R1/R1 + R2 इंटू I। ओके, तो इस पे अगर मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे अभी ऐड कर दूँ तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लो कि मान लो ऐसा 2 रेजिस्टेंस गिवन है और एक का वैल्यू है 6 ओम, एक का वैल्यू है 3 ओम। इधर से करंट आया 10 एम्पियर। तो जब भी 2 का डिवीज़न हो ना तो इतना चीज़ मत करो, उससे जल्दी अपना फॉर्मूला से बन जाएगा। तो ऊपर में किसको रखेंगे, 6 एम्पियर से जब निकालना है तो ऊपर में 3 को रखेंगे और नीचे में टोटल, तो 3 + 6 इंटू करंट 10, तो इसके थ्रू जो जाएगा वो आ जाएगा 10/3 एम्पियर। और जब 3 एम्पियर के थ्रू निकालना है तो ऊपर में 6 रख दो, तो 6/6 + 3 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 20/3 एम्पियर। ठीक है, तो ये आई होप ये समझ आया होगा। अब ये 2 लास्ट क्वेश्चन करना है कि अगर ये 2 पैरेलल में 2 और 3, ठीक है, 2 ओम से जो करंट जा रहा है वो है 15 एम्पियर, तो 3 ओम से कितना हुआ होगा। तो पॉज करके ट्राई करो। अब देखो इसमें जो कॉन्सेप्ट लगाना है ना कि यार इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ये खाएगा और ये जो खाएगा वो दोनों बराबर होता है क्योंकि पैरेलल में है। तो ये कितना खाएगा I × R और ये कितना खाएगा I × R। तो मैं क्या करूँगा कि 15 × 2, ये किसका डेल्टा V है, ये है डेल्टा V ऑफ 2 ओम, ठीक है। और डेल्टा V ऑफ 3 ओम अगर निकालूंगा तो उसमें करंट I है और रेजिस्टेंस 3 है, तो 3I। अब पैरेलल में डेल्टा V बराबर होता है ना, तो 3I = 15 × 2, तो I आ जाएगा 10 एम्पियर। ये बिल्कुल सिंपल सा मैं पैरेलल का लॉजिक लगाया हूँ, तो ये आ जाएगा 10 एम्पियर। उसी तरीके से इसको सॉल्व कर लो। तो ये पैरेलल में है तो तीनों का डेल्टा V क्या हो जाएगा बराबर, तो पहले वाले का जो डेल्टा V आ जाएगा, पॉज करके सॉल्व करो, कभी भी मेरे को कॉपी मत करो, इसको पॉज करके सॉल्व करो, उसके बाद मिला लेना। तो ये आ जाएगा 3I1 ऊपर वाले का, बीच वाले का हो जाएगा 4 × 15, मैं डेल्टा V लिख रहा हूँ, फिर ये हो जाएगा 5 × I2। तो बस I1
जो होगा वो 60/3 मतलब 20 एम्पियर, और I2 जो होगा वो 60/5 मतलब 12 एम्पियर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल था, जिससे बेसिक चीज़ अपना क्लियर हुआ। अगले क्वेश्चन में हम लोग सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि सर्किट में कैसे करंट डिवाइड होता है, क्या पोटेंशियल होता है। ठीक है, ओके, थैंक